बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा, हिंदी साहित्य में हमने साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के लगभग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करी थी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो गई थी, तो मैंने कहा था अब ये नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, अगली वीडियो, उसमें हम बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साहित्य शास्त्र से जो बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनमें मैं बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर चुका था। और आइए देखते हैं कि भाई लगभग जितना प्रश्न मैंने कल की वीडियो में देखा था, उनसे ज़्यादा ही प्रश्न, या कहें तो उतना ही प्रश्न और भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हो चुके थे, इन सभी का प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा उत्तर। ठीक है, उसमें मैंने विस्तार से इसका बता रखा है। सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से हमने समझा करके एक टॉपिक को बताया है। तो आप लोग बड़े ही आसानी से अगर उसको देखे होंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं देखें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले की वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, और चलें आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, देखिए अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे भाई। हम लोगों ने एक प्रकार से काव्य में दोष समझ लिया था, ये वाला स्लाइड हो चुकी थी। हमने काव्य दोष के बारे में आपको बता दिया था। जैसे कि फिर से एक बार काव्य दोष को मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, काव्य दोष वे तत्व होते हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। या परिभाषा किस संस्कृत के आचार्य ने दी थी, तो ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दिया था आचार्य भरत मुनि ने स्वयं दिया था। अगला प्रश्न आपसे मैंने आपको बताया था कि रेचक दोष न राजई कविता बनिता मित बूंदक हाला परत जो गंग घट पवित्र। यानी एक प्रकार से जिस प्रकार से जो है एक मदिरा की बूंद समुद्र में पड़ जाती है, ठीक है, या गंगा जल में पड़ जाती है तो गंगा जल अपवित्र माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब काव्य में दोष आ जाते हैं तो काव्य भी उसी प्रकार से अपवित्र हो जाता है। ये बात किसने कही थी बताएं, यह किस हिंदी आचार्य ने काव्य दोष की परिभाषा इस प्रकार से दी है, तो आचार्य केशवदास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न था काव्य में शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य में शब्द दोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के काव्य दोष शब्द दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने शब्द दोषों के नाम भी आपको कल गिनाए थे, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न था आचार्य भामा ने कितने प्रकार के काव्य दोष माने हैं। तो आचार्य भामा ने कितने प्रकार के काव्य दोषों का उल्लेख किया भैया, तो आचार्य भामा 21 काव्य दोषों के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, काव्य में अर्थ के द्वारा उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, तो उसको अर्थ दोष कहते हैं। जब काव्य में अर्थ में दोष उत्पन्न हो तो उसको अर्थ दोष बोलते हैं। ठीक है, शब्द में दोष उत्पन्न होता है तो शब्द दोष, रस में दोष उत्पन्न होता है तो रस दोष। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखें, मूड़ पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, इन पंक्तियों में कौन सा दोष है। तो इन पंक्तियों में कौन सा दोष है भाई, इन पंक्तियों में ग्राम्यत्व का दोष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। अब हम लोगों को यहाँ से चर्चा करना था वृत्ति के बारे में कि आखिरकार ये वृत्ति होती क्या है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, चलिए भाई जानने का प्रयास करते हैं। तो वृत्ति की अगर बात की जाए तो वृत्ति जो होती है, जो कार्य या व्यापार जो होता है लौकिक जगत में घटित ना हुआ हो, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा और उसकी जो संभावना है या अनुमान जो लगाता है कोई कवि या कल्पना करके उसमें काव्य में रखता है, उसी को वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति जो होती है वक्ता की वह मन स्थिति होती है जो वाक्य में क्रिया रूपों के द्वारा व्यक्त की जाती है या प्रस्तुत की जाती है। जैसे आदत है किसी व्यक्ति की किसी मुद्दे पर बोलना या लिखना, तो उसी पर एक प्रकार से कुछ भी बोलेगा तो उसकी आदत जो है, उसकी आदत या हैबिट जो होगी उसका प्रभाव पड़ेगा। उसका स्वभाव कैसा है, उसके स्वभाव का भी प्रभाव काव्य लिखते समय पड़ेगा, और इसका व्यवहार कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, ये वृत्तियां ही होती हैं, आदत स्वभाव व्यवहार। ठीक है, इन्हीं का मिश्रण अगर बोल दें, आदत स्वभाव और व्यवहार के मिश्रण को ही वृत्ति कहते हैं। एक सरल परिभाषा अगर वृत्ति की बोले तो अगर आदत स्वभाव और व्यवहार को एक में मिला दिया जाए, हैबिट को, ठीक है, स्वभाव को और जो बिहेवियर होता है उसको अगर आपस में मिला दें तो वृत्ति उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। यानी पदार्थ या अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की विशेषण पद्धति को ही वृत्ति कहा जाता है। कुल मिलाकर के लेखक जो होता है अपने मन के जो जो उसकी व्यवहार होता है या जैसा उसका व्यवहार होता है, जैसी मन स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग जब काव्य में प्रयोग करने लगता है, या काव्य के जो एक प्रकार से काव्य का जो मान लेते काव्य का तत्व, या काव्य में कविता वो लिख रहा है, किसी दूसरे मुद्दे पर लिख रहा है जिसमें उसके स्वभाव का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव ऑटोमेटिकली उस काव्य में आपको झलक जाएगा। ठीक है, जैसे आप छायावादी कवियों को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उनमें एक प्रकार से व्यक्तित्ववाद की जो है झलक दिखाई पड़ती है। चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे निराला जी हों, सब अपने जीवन की दुख की कथा कहते हैं और उसके माध्यम से समाज के दुख को हम लोग समझ पाते हैं। तो वही होती है वृत्ति। वृत्ति के बारे में आचार्य धनंजय कहते हैं कि नायक के मानसिक, वाचिक, कायिक और व्यवहार की नाट्य वृत्तियाँ होती हैं।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी सभी लोगों ने परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है, ठीक है, नाट्य वृत्तियों के बारे में। तो वृत्ति कुल मिलाकर के मैंने जो आपको बताया वही होती है वृत्ति। भरत मुनि जो हैं वो नाट्यशास्त्र में एक स्थान पर विभिन्न वृत्तियों को युद्ध में संलग्न भगवान विष्णु की विभिन्न चेष्टाओं से उत्पन्न बताते हैं कि भगवान विष्णु युद्ध कर रहे थे और उनके मन में जो जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं तो वो चीज़ होती है वृत्ति, ठीक है। एक होती है भारतीय वृत्ति, जब विष्णु एक प्रकार भगवान पद संचालन से पृथ्वी पर पड़े भार से उत्पन्न हुई है तो वो उस वृत्ति को बोलेंगे भारतीय वृत्ति। एक होती है सात्वती वृत्ति, उनकी ओजस्विनी और वीरों की चित्त चेष्टाओं से सातवीं वृत्ति का जन्म होता है। एक होती कौशिकी वृत्ति, एक होती है आर्भटी वृत्ति। तो कुल मिलाकर के वृत्ति जो होती है क्रिया के उन रूपों को कहते हैं जो कार्य घटित होने की रीति को बताते हैं। वृत्ति का संबंध लौकिक जगत से ना होकर के वक्ता के मस्तिष्क में स्थित संभाव्य इच्छा इन सभी से होता है कि भाई वो लेखक क्या चाह रहा होता है उसके बारे में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, वृत्तियाँ जो होती हैं उसके बारे में और भी तमाम सारे लोग बताते हैं कई प्रकार, एक दैवीय वृत्ति, एक मानुषी वृत्ति, एक पशु वृत्ति और एक संत वृत्ति। तो मतलब माना स्थिति, व्यवहार, आदत, इन सभी को मिला करके, स्वभाव को मिला करके वृत्ति बनती है। कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है, प्रवृत्ति आप लोग समझते हैं, प्रवृत्ति ही वृत्ति का एक प्रकार से अलग रूप है, ठीक है। तो वही होती है वृत्ति या वही होती है प्रवृत्ति। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि प्रश्न है क्या। देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि वृत्ति जो होती कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे 5, 6, 7 या 4, क्या बताओगे आप? वृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो वृत्ति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है, बताएं। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है? कौशिकी, सातवती, आर्भटी या भारती, बताएं। तो श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है? श्रृंगार रस में कौशिकी वृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सातवती वृत्ति की उत्पत्ति कौन से वेद से मानी जाती है? तो सातवती वृत्ति की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो यजुर्वेद से मानी जाती है। सातवती वृत्ति की उत्पत्ति किससे? यजुर्वेद से। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। सातवती वृत्ति किससे मानी जाती है? यजुर्वेद से उत्पन्न मानी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, समझ रहे हैं। और आपको बता दूं कि 3 प्रकार के रसों में पाई जाती है सातवती वृत्ति। एक होता है वीर रस, कहीं पर मिले तो उसमें सातवती वृत्ति होगी, एक रौद्र रस में और एक अद्भुत रस में। इन 3 रसों में सातवती वृत्ति पाई जाती है। मतलब जहाँ कहीं पर वीरता की बात होगी, पराक्रम की बात होगी, या एक प्रकार से बल की बात होगी, दान, शक्ति, दया और सरलता की बात होगी, वहाँ पर सातवती वृत्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। सातवीं वृत्ति के 4 एक प्रकार से अंग होते हैं। एक होता है मतलब कि सलापक, एक होता है उत्थापक और एक होता है जो है सांधात्य और एक होता है परिवर्तक, ठीक है, ये होती है। अगली वृत्ति जो यहाँ पर थी जो है खास करके जो श्रृंगार रस की वृत्ति होती है, श्रृंगार रस की वृत्ति जो होती है उसकी अगर बात की जाए तो वृत्ति कहाँ पर होती भाई? श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति पाई जाती है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है? कौशिकी वृत्ति होती है। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है? कौशिकी वृत्ति होती है और ये सामवेद से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौशिकी वृत्ति किससे उत्पन्न होती है? कौशिकी वृत्ति सामवेद से उत्पन्न होती है। तो यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौशिकी वृत्ति किस वेद से उत्पन्न हुई है? तो सामवेद से उत्पन्न हुई, चूँकि सामवेद में एक प्रकार से आप देखिएगा, सामवेद आप पढ़ेंगे तो संगीतमयी वेद है, उसमें सारे जितने भी श्लोक हैं वो सब मंत्र जो हैं वो सब गायन की कला यानी कि एक संगीत के माध्यम से आप उसको कह सकते हैं। संगीत शास्त्र पहला संगीत शास्त्र है भारत का या पूरे संसार का पहला संगीत शास्त्र है, ठीक है, कौन? तो वो है आपका सामवेद। तो सामवेद से उत्पन्न वृत्ति है कौशिकी, और खास करके श्रृंगार रस में, हास रस में आप देखेंगे तो कौशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ पर अच्छी वेशभूषा वाली नायिका, बहुत सी स्त्रियाँ और भोग विलास की बात हो, संगीत की बात हो, श्रृंगार का वर्णन हो, वहाँ पर हमेशा कौशिकी वृत्ति पाई जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कौशिकी वृत्ति के भी 4 अंग हैं, एक होता है नर्म, एक होता है नर्म स्फिंज, एक होता है नर्म स्फोट और एक होता है नर्म गर्भ, ठीक है। अगर बात की जाए भाई नाट्य वृत्तियों में तो एक जो है आपकी जो पहली वृत्ति होती है जिसको आप भारतीय वृत्ति बोलते हैं। भारतीय वृत्ति की अगर बात की जाए, अच्छा भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखें, भारतीय वृत्ति की अगर बात की जाए तो भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद से, ठीक है। किस वेद से हुई है? ऋग्वेद से उसकी उत्पत्ति, भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, ठीक है। कौशिकी जो है उसकी सामवेद से हुई है। सात्विकी वृत्ति जो होती है, सातवती वृत्ति, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी यजुर्वेद से हुई है। तो सातवती की यजुर्वेद से हुई है। देखिए, सामवेद,
यजुर्वेद, ठीक है। और इसकी भारतीय वृत्ति की ये होता है ऋग्वेद से सबसे पुराना है, प्राचीन वेद से। और आर्यभट्टीय वृत्ति की अगर बात की जाए तो आर्यभट्टीय वृत्ति की जो उत्पत्ति हुई है वो लास्ट वाले वेद से यानी अथर्ववेद से हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्यभट्टीय वृत्ति में क्या होता है, आर्यभट्टीय वृत्ति में क्या होता है, भयानक रस की बात हो, विभत्स रस की बात हो, रौद्र रस की बात हो, तो वहाँ पर आर्यभट्टीय वृत्ति होती है। जहाँ पर माया की बात हो रही हो, इंद्रजाल की बात की जा रही हो, संग्राम की बात हो, क्रोध की बात हो, ठीक है, दम्भ की बात हो, झूठ की बात हो, तो ये यहाँ सब आप देखते हैं आर्यभट्टीय वृत्ति होती है। और खास करके आर्यभट्टीय वृत्ति में यमक अलंकार का प्रयोग आप अधिक मात्रा में देखेंगे, जैसे आघात, प्रतिघात या फिर वेदना आदि, रौद्र, भयानक, ये सब रस आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। विभत्स रस आपको खास करके मिलेगा। और आर्यभट्टीय वृत्ति के भी 4 भेद होते हैं, एक होता है वस्तु सत्थावन, और एक होता है षष्ठभेद, एक होता है संक्षिप्त, और एक होता है अवपातन, ठीक है। उतना ध्यान इस पर नहीं देना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आर्यभट्टीय वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो अथर्ववेद से हुई है। आप ध्यान रख लीजिएगा, आर्यभट्टीय वृत्ति, अथर्ववेद, कौशिकी वृत्ति, सामवेद, सातवती वृत्ति, यजुर्वेद, और भारतीय वृत्ति तो ऋग्वेद, ठीक है। भारतीय वृत्ति में क्या होता है, जहाँ पर एक प्रकार से कौशल प्रधान होता है, स्किल प्रधान होता है, जहाँ संस्कृत बहुल कथोपकथन होता है, संस्कृत प्रधान संस्कारित भाषा जहाँ पर होती है, वहाँ पर भारतीय वृत्ति होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। तो चारों वृत्तियों के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई, आपके समझ में जरूर आ रही होंगी, ठीक है। तो वृत्ति कितनी प्रकार की होती है भैया, वृत्ति माने सीधा सा मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, बस इतना समझो। बताएं, 4 प्रकार की वृत्ति होती है, नाट्य शास्त्र में ये चीज़ें बताई गई हैं, ओके। आचार्य धनंजय और आचार्य भरत मुनि ने जो है नाटक की 4 वृत्तियाँ बताई हैं, और वो 4 वृत्तियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से बताई गई हैं कि भारतीय सातवती कौशिक क्यारभटी च वृत्तमः रसभाव भिन्न यास अस्त्रतौ नाटय मातरः। ये नाट्यशास्त्र का एक श्लोक है, इसमें चारों वृत्तियों के बारे में लिखा गया है। कौन सी, पहली भारती, दूसरी सातवती, तीसरी कौशिकी और चौथी आर्यभट्टी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती बाबू, श्रृंगार रस में होती है कौशिकी वृत्ति, ठीक है। सातवती वृत्ति उत्पत्ति किस वेद से हुई है, सातवती वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से हुई बाबू, किस वेद से हुई है, यजुर्वेद से हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वीर रौद्र अद्भुत रसों में कौन सी वृत्ति पाई जाती है। तो वीर रस और रौद्र अद्भुत रसों में कौन सी वृत्ति पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है सातवती वृत्ति। कौन सी वृत्ति पाई जाती है भाई, बताएं। जहाँ पर वीर रौद्र अद्भुत की बात होती, वीरता, पराक्रम, बल, दान, शक्ति, दया, सरलता की बात हो, वहाँ पर सातवती वृत्ति होती है। सातवती वृत्ति ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ संस्कृत प्रधान संस्कारित भाषा हो वहाँ पर कौन सी वृत्ति होती है। मैंने अभी भी बताया था आपको, वहाँ पर भारतीय वृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, नायक के मानसिक, वाचिक, कायिक व्यवहार की ही नाट्य वृत्तियाँ कहलाती हैं। यह कथन किसका है या किसने कहा, बताएं। तो ये कथन किसने कहा भाई, ये कथन कहा था आचार्य धनंजय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने नाट्य वृत्तियों से बनने वाले प्रश्नों को समझा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, ओके। नोट डाउन करते हुए चलिएगा सारे पॉइंट को, इसी प्रकार से वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भरत मुनि, मतलब प्रश्न मिलेंगे आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अभिनय कितने प्रकार का माना है। सबसे पहले जानते हैं अभिनय होता क्या है। तो भरत मुनि चूंकि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, तो उन्होंने अभिनय शब्द को निरूपित करते हुए कहा कि अभिनय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक प्रकार से अभिधातु में, मतलब अभिनय शब्द में खास करके जो संस्कृत का शब्द है उसमें अगर अभी लगा देते हैं नए उपधातु में, मतलब कि नए धातु में, संस्कृत का धातु है उसमें जब एक प्रकार से अभी उपसर्ग लगाते हैं तो उससे बनता है, ठीक है। उपसर्ग लगाने से बनता, कुल मिलाकर के ये जानिए, मतलब दर्शकों या सामाजिकों के हृदय को भाव या अर्थ से अभिभूत कर देना। कुल मिलाकर के इसका मतलब होता है मन के भाव को व्यक्त करने वाली अष्टांगिक चेष्टाओं द्वारा किसी विषय अथवा व्यक्ति या व्यक्ति का प्रकृत अनुकरण करके, तो वही अभिनय होता है, ठीक है। तो अभिनय कुल मिलाकर के नाटक से जुड़ा हुआ है और इसलिए नाटक की उत्पत्ति के साथ ही साथ अभिनय की उत्पत्ति ही मानी जाती है। और नाटक की प्रारंभ उत्पत्ति खास करके कुछ लोग बताते हैं एथेंस में हुई है, कुछ लोग एक प्रकार से जो है भारत की बात करते हैं। हालांकि जो भी बात हो, अभिनय या नाटक की बात की तो नाट्यशास्त्र जो है उन्होंने सबसे पहले भरत मुनि की अगर बात करें तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र रचना लिखते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं और भारतीय परंपरा में उन्हीं की बात सर्वोपरि मानी जाती है।
देखिए, अब प्रश्न है भरत मुनि ने अभिनय के कितने प्रकार माना अभिनय को। तो भरत मुनि अभिनय के कितने प्रकार बताते भाई। भरत मुनि अभिनय को लेकर के बताते कि अभिनय 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का अभिनय होता है। अभिनय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ये किसने बताया, जो है आचार्य भरत मुनि ने बताया। कौन अभिनय होते हैं। पहला अभिनय होता है आंगिक अभिनय, दूसरा अभिनय होता है वाचिक अभिनय, तीसरा अभिनय होता है आहार्य अभिनय और चौथा अभिनय होता है आपका सात्विक अभिनय। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभिनय के 4 प्रकार किसने बताए हैं, आचार्य भरत मुनि ने बताए हैं। आंगिक अभिनय जो होता है शरीर मुख चेष्टाओं से भाव या अर्थ को प्रकट किया जाता है, तो वो होता है आंगिक अभिनय। ठीक है, जिसमें अंग मतलब जिसमें खास करके शारीरिक चेष्टा दिखाई जाए, शरीर से किया जाने वाला जो अभिनय होता है उसको आंगिक अभिनय कहते हैं। एक होता है वाचिक अभिनय। दूसरा वाचिक अभिनय जो होता है जिसमें संवाद का अभिनय होता है, वाद विवाद होता है और केवल वाक्यों के द्वारा कार्य किया जाता है, वो होता है वाचिक अभिनय। तीसरा अभिनय होता है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय में क्या होता है, वेशभूषा खूब ज़्यादा अच्छे तरीके से पहन करके आते हैं, मेकअप वगैरह करके स्टेज को खूब सजा वजा दिया जाए, प्रकाश लाइटिंग कर दी जाए खूब ज़बरदस्त तरीके से, तो वो होता है। मतलब इसमें खास करके वेशभूषा पर ज़्यादा फोकस की जाती है। ठीक है, वो होता है आहार्य अभिनय। इसके अलावा चौथा होता है शीतवक अभिनय। शीतवक अभिनय की बात किया तो इसमें अंतरात्मा से किया गया अभिनय होता है, खास करके रस वगैरह शामिल होता है इसमें, स्वेद रोमांच। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें शामिल होती है, जो आप मतलब जो भाव उत्पन्न होता है लोगों के मन में, जो रस उत्पन्न होता है, ठीक है, वो होता है आपका शीवत मतलब कि शीतवक अभिनय। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से अभिनय के 4 प्रकार हैं, भरत मुनि ने बताए हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिनयित हृदयगत भगवान प्रकाशयति किसने कहा, बताएं। ये जो है किसने बताया है, ये श्लोक किसने कहा है। अभिनयति हृदयगत भगवान प्रकाशयति ही, ये किसने कहा, भरत मुनि ने, कौटिल्य ने, या फिर चाणक्य ने, या कविराज विश्वनाथ ने। कौटिल्य और चाणक्य एक ही हैं, तो बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने ही कहा था। ठीक है, ये श्लोक ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाथ पैर मुंह आँख सिर इत्यादि चला करके अपने भाव प्रकट करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हाथ पैर मुंह आँख सिर इत्यादि चला करके अपने भाव को प्रकट करने की इच्छा को या भाव प्रकट करने की प्रवृत्ति को हम लोग अभिनय कहते हैं। ठीक है, अभिनय मतलब एक प्रकार से एक्टिंग करना जिसको आप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें शारीरिक चेष्टा दिखाई जाए अथवा शरीर से किया जाने वाला अभिनय क्या कहलाता है। शरीर से किया जाने वाला जो अभिनय होता है उसको कौन सा अभिनय बोलते हैं, उसको मैंने अभी भी आपको बताया है, उसको कौन सा अभिनय बोलते हैं। तो हाथ पैर चला करके मुख से जो अभिनय किया जाता है वो होता है आंगिक अभिनय। अब इसमें आंगिक अभिनय दिया है क्या, आंगिक अभिनय दिया नहीं है, इसमें आहार अभिनय दिया है। आहार अभिनय में वेशभूषा की बात होती है। ठीक है, आहार अभिनय में वेशभूषा की बात होती है। मूक अभिनय में क्या होता है, मूक अभिनय एक प्रकार से अभिनय का कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। और वाचिक अभिनय जो होता है वचनों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से होता है। आंगिक अभिनय जो होता है इसमें बड़ा फेमस है, तो आंगिक अभिनय ऑप्शन नंबर D लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वाचिक अभिनय में प्रधानता होती है संवाद की, वेशभूषा की, स्टेज विन्यास की या मेकअप की। देखिए, संवाद की बात होती है वाचिक अभिनय में, बिल्कुल A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेशभूषा की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर क्या लगाएंगे, वेशभूषा की बात होगी तो आहार अभिनय होगा। स्टेज विन्यास की जहाँ पर बात होगी, ठीक है, स्टेज विन्यास की बात होगी तो वहाँ पर भी आहार मतलब अभिनय होगा। ठीक है, मेकअप की बात होगी तो आहार अभिनय होगा। ठीक है, लेकिन संवाद की बात होगी वहाँ पर वाचिक अभिनय होगा। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतरात्मा से किया गया अभिनय क्या कहलाता है, बताएं। सात्विक अभिनय, आंगिक अभिनय, पवित्र अभिनय या इनमें से कोई नहीं। तो अंतरात्मा से किया गया जो अभिनय होता है उसको बोलते हैं शीतवक अभिनय। ठीक है, या सात्विक अभिनय। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट आंसर हो जाएगा, सात्विक, या एक प्रकार से कहीं कहीं पर आपको शीतवक अभिनय मिलता है, हालांकि सात्विक अभिनय ही उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सात्विक अभिनय वो होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा में 10 रूपकों का विधान किया गया है, उन्हें क्या कहते हैं। 10 रूपकों का विधान। अच्छा, रूपक क्या होते हैं, नाटक को ही रूपक एक प्रकार से कहा जाता है, और नाटक संस्कृत साहित्य की देन है, और नाटक को एक नाम रूपक के रूप में भी नाटक को पुकारा जाता है। ठीक है, तो भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र खास करके वो जो लिखते हैं
वो खास करके बताते हैं कि नाटक की उत्पत्ति जो हुई त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने वेदों की उत्पत्ति करी है और उसी से सामग्री लेकर के नाट्य वेदों की रचना हुई है। कुल मिलाकर के पंचम वेद भी कहा जाता है नाटकों को, चूँकि नाटकों में जो संकलित किया गया है वो अलग अलग वेदों से अलग अलग चीज़ों को संग्रहित कर लिया गया है, ठीक है। इसीलिए इसको पंचम वेद भी कहा गया है नाटकों को, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभिनय काव्य को रूप अथवा रूपक कहा जाता है, यानी रूप्यते नाट्यते इति रूपम रूपमेव रूपकम, ठीक है। अभिनय काव्य यानी ऐसा काव्य जो कि जिसका मंचन किया जा सके, जिसका एक प्रकार से अभिनय, जिस पर अभिनय किया जा सके, जिस पर एक्टिंग की जा सके, उसी को हम रूपक कहते हैं। तो कुल मिलाकर के नाटकों को भी आप रूपक ही कह सकते हैं, यानी कि ऐसे काव्य जिस काव्य को एक प्रकार से जिसका आप मंचन कर सकें, जिसको आप मंच पर उसका एक्टिंग कर सकें, तो वो होता है रूपक। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। रूपक कितने प्रकार के होते हैं? रूपक होते हैं भैया 10 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं रूपक होते हैं 10 प्रकार के। पहला रूपक होता है आपका कौन सा? नाटक। दूसरा होता है प्रकरण, तीसरा होता है अंक, चौथा होता है व्यायोग, पांचवा होता है भाण, और छठवां होता है आपका समवकार, सातवां होता है बीथी, आठवां होता है प्रहसन, नौवां होता है डिम, और 10वां होता है इहा मृग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 जो होते हैं रूपक होते हैं, रूपक के भाग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते, प्रश्न क्या आपसे पूछा गया था? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था भाई, प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा में 10 रूपकों का विधान किया गया है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको 10 रूपक कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? 10 रूपक। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाटक की उत्पत्ति कौन से युग में मानी जाती है? नाटक की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो किस युग से मानी जाती है? वो त्रेता युग से ही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रयोग प्रधान ही नाट्य शास्त्रम, नाटक की यह परिभाषा किसने दी है? प्रयोग प्रधान ही नाट्य शास्त्रम, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था कालिदास ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रूपक के कितने प्रकार होते हैं? तो रूपक के मुख्य रूप से 10 प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको बताए अभी। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धनंजय के अनुसार सर्व प्रमुख रूपक भेद कौन सा है? धनंजय के अनुसार जो सबसे पहला रूपक भेद है वो कौन सा है भाई? वो होता है प्रहसन। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रहसन का अंगिरस क्या है? प्रहसन का अंगिरस क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। मुख्य रस, मुख्य रस को ही अंगिरस कहते हैं। तो प्रहसन का जो अंगिरस है वो कौन सा रस है? वो रस है अद्भुत रस, ठीक है। कौन सा रस है? अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रूपक के प्रकार यानी भेद, रूपक के कितने अंक, मतलब रूपक के प्रकार अंक में कितने अंक हैं? भेद जो होता है चौथे अंक पर है, बताएं। रूपक के कितने अंक हैं भाई? रूपक के प्रकार अंक के कितने अंक हैं? 2, 3, 1 या 4? तो कितने अंक हैं? बिल्कुल 1, ठीक है। भेद, आगे बढ़ा जाए। रूपक के कितने अंक होते हैं? देखिए, अंक या फिर उत्सृतांक, ये जो होता है ये रूपक का एक भेद होता है। तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रूपक का एक भेद है कौन सा? अंक, अंक एक भेद है, उसमें कितने अंक हैं? तो 1 अंक ही होता है रूपक के इस भेद में, ठीक है। उत्सृष्टांक में 1 अंक ही होता है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि जिसमें एक प्रकार से मुख और निर्वाणक नामक 2 संधियाँ होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके नायक कोई साधारण पुरुष ही होता है इस प्रकार के नाटकों में। करुण रस का नाटक होता है, वृत्ति भारती होती है इसमें, वाग्य युद्ध और निर्वेद वचन इसकी विशेषता होती है। और आधुनिक एकांकी जो होता है वो इसी रूपक से निकला हुआ है, यानी कि अंक से, ठीक है। 10 प्रकार के नाटक बताए गए, नाटक के भेद या रूपक के भेद बताए गए हैं। उसी में से जो एकांकी आजकल लिखी जा रही है, 1 अंक के नाटकों को एकांकी कहते हैं। तो वही यहाँ पर 1 अंक होते हैं, जिसमें उसको बोलते हैं अंक भेद, ठीक है। रूपक का अंक प्रकार होता है या अंक भेद। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जिस रूपक का कथानक ऐतिहासिक पौराणिक काल्पनिक मिला जुला होता है वह नाटक कौन सा होता है? तो उस नाटक को क्या बोलते हैं? बताएं। उस नाटक को क्या बोलते हैं? उस नाटक को हम क्या बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उस नाटक को हम बोलते हैं इहा मृग। क्या नाटक बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इहा मृग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर।
ऐतिहासिक, पौराणिक एवं काल्पनिक कथाओं का मिला जुला रूप जो होता है वो प्रस्तुत होता है। ईहा मृग में 4 अंक होते हैं, बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहली बार आपको लग रहा होगा, मतलब पहली बार ये सारी चीज़ें आप जान रहे हो तो थोड़ा सा आपको जरूर जटिल लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब एक आध दो बार आप पढ़ लेंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, समझ में सारी चीज़ें आएंगी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नाटक के प्रधान पुरुष पात्र को क्या कहते हैं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नाटक के प्रधान पुरुष पात्र को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं नायक। क्या बोलते हैं? नायक। नायक जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते, नेता या नायक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नायक क्या होते हैं? नायक के बारे में एक प्रकार से आपको बताऊं तो नायक जो होते हैं वो एक प्रकार से हीरो जिसको आप समझते हैं वही होता है नायक। नायक भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नायक कई प्रकार, अच्छा, किसी भी नाटक के नायक के अंदर कई सारे क्वालिटी होनी चाहिए तभी उसको नायक कहा जाता है। नायक के लक्षणों में खास करके धनंजय कहते हैं कि नाटक का नायक देखने में प्रिय लगने वाला होना चाहिए, त्यागी, सब कुछ जो है देने वाला होना चाहिए, मतलब त्याग देने वाला होना चाहिए। मतलब जो कुछ हो एक प्रकार से वो ऐसा नहीं कि सब कुछ अपना ही कर ले, मतलब वो त्यागी पुरुष भी होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, प्रियभाषी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, उत्साहपूर्ण होना चाहिए, स्मृति शक्ति वाला होना चाहिए, विशेष ज्ञान वाला होना चाहिए, सभी कलाओं का ज्ञाता होगा वही नायक मतलब कि एक प्रकार से नायक हो पाएगा। मान पाने वाला उसकी प्रतिष्ठा हो, सूर हो, ठीक है, बलशाली हो, दृढ़ हो, तेजस्वी हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, धार्मिक हो, वो होता है नायक, ठीक है। नायक के लक्षणों की अगर बात की है, सबसे पहली बात आप लिख लीजिएगा विनीत होना चाहिए, दूसरी बात मधुर होना चाहिए, तीसरी बात त्यागी होना चाहिए, ठीक है, चौथी बात दक्ष, पांचवी बात प्रियंबद्ध होना चाहिए, ठीक है, छठी बात है रक्तालोकः, यानी कि मतलब कि सबको खुश करने वाला होना चाहिए। नायक की सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि सबको खुश करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो वाणी, मन और क्रियाओं के द्वारा चंचल ना हो, धैर्यशाली हो, वो नाटक मतलब कि नायक होता है। बुद्धिमान हो, उत्साहयुक्त हो, ठीक है, वो होता है नायक। नायक की अगर बात की जाए तो नायक जो होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। नायक के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के नायक बेसिकली पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है धीरोदात्त नायक, एक होता है धीर ललित नायक, एक होता है धीर प्रशांत नायक और एक होता है धीरोदात्त नायक। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। बात ध्यान, कौन कौन सा? पहला नायक होता है धीरोदात्त नायक, दूसरा होता है धीर ललित नायक, तीसरा होता है धीर प्रशांत नायक, चौथा होता है धीरोदात्त नायक, ठीक है। धीरोदात्त जो नायक होता है उसकी अगर बात की जाए, देखिए जो है धीरोदात्त जो नायक होता है, धीरोद्वैत और धीरोदात्त दोनों अलग अलग हैं। धीरोदात्त जो नायक होता है वो सबसे श्रेष्ठ नायक होता है, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, श्रेष्ठ वृत्तियों वाला हो, क्षमाशील हो, अहंकार उसमें ना हो, शूरवीर हो, गंभीर हो, तो वो नायक होता है धीरोदात्त नायक, ठीक है, जिसमें क्षमा का भाव होता है, वीरता का गुण होता है, अहंकार का बखान वो नहीं करता है, ठीक है, दयालुता उसके अंदर होती है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र, रामायण के राम और महाभारत में युधिष्ठिर, ये सब धीरोदात्त नायक हैं। कैसे नायक हैं? धीरोदात्त नायक हैं। दूसरा जो नायक का प्रकार होता है वो कौन सा नायक होता है? दूसरा नायक का प्रकार होता है धीर ललित नायक। धीर ललित नायक जो होते हैं श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं, कोमल स्वभाव वाले होते हैं, सुखानुदेशी होते हैं, कलाविद होते हैं और कला और क्रीड़ा दोनों प्रिय होते हैं, ठीक है, और खास करके कला, रसिकता, प्रेम, इन सभी का संयोग उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि दुष्यंत जो है नायक थे, वत्सराज, तो ये सब नायक जो हैं ये सब धीर ललित नायक में आते हैं, ठीक है। भगवान राम और महाभारत के युधिष्ठिर जो हैं वो धीरोदात्त नायक हैं, जबकि धीर ललित नायक में वत्सराज और दुष्यंत का उदाहरण आप दे सकते हैं। तीसरा जो नायक होता है उसका नाम, वो नायक होता है धीर प्रशांत नायक। धीर प्रशांत नायक जो होता है उसके अंदर एक प्रकार से धैर्यशाली होता है, आत्मसंतोषी होता है, विनम्र स्वभाव वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, गंभीर और शांत प्रकृति का होता है, ठीक है। तो जैसे युधिष्ठिर थे उनको आप धीर प्रशांत नायक भी कह सकते हैं, ठीक है, शांत स्वभाव वाले पुरुष, ठीक है। चौथी बात, चौथा नायक होता है धीर द्वैत नायक। धीरोद्वैत, धीरोदात्त जो है वो अलग है, सबसे इंपॉर्टेंट नायक धीरोदात्त नायक, सबसे अच्छे नायक धीरोदात्त नायक। लेकिन धीरोद्वैत नायक, धीरोद्वैत नायक जो होते हैं श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हैं, अभिमानी होते हैं, मायावी होते हैं, कुटिल होते हैं, नीतिज्ञ होते हैं, कपटी धोखेबाज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे रावण था जो प्रचंड विद्वान भी था, तो रावण कैसा नायक है? रावण जो है वो धीरोद्वैत नायक है। कैसा नायक है भाई? धीरोद्वैत नायक है। इसके अलावा दुर्योधन जो है कैसा नायक है? धीरोद्वैत नायक है। इसके अलावा भीम थे धीरोद्वैत नायक की श्रेणी में आप उनको रख सकते हैं, ठीक है। भगवान परशुराम को आप धीरोद्वैत नायक में रख सकते हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा अगर बात करें और भी लोगों को इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है, जो भी जैसे कंस था उसको भी आप रख सकते हैं। हालांकि कंस जो है बहुत लो लेवल का धीरोद्वैत नायक आप मान सकते हो उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नायकों के बारे में मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो पात्र वस्तु कार्य व्यापार या घटना चक्र को फलागम की ओर ले चलता है वह क्या कहलाता है? तो वही क्या कहलाता है भाई? तो जो पात्र वस्तु कार्य या घटना चक्र को फलाक्रम की ओर ले चलता है वही होता है नेता, वही होता है नायक। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नायक की प्रकृति स्वभाव के आधार पर नायक को कितने प्रकार में बांटा गया है? नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नायक होते हैं? मैंने आपको बताया था कौन कौन से, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्वैत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सभी के बारे में मैंने बता दिया। नाटक का नायक कैसा होना चाहिए? नाटक का नायक धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त या फिर धीरोद्वैत। देखिए 4 प्रकार। धीर ललित एक नायक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट नायक कौन सा होता है? धीरोदात्त में राम जी युधिष्ठिर जी को आप रख सकते हैं। धीर ललित में आप एक प्रकार से किसको रख सकते हैं? धीर ललित नायक में आप रख सकते हैं जैसे कि आप रख सकते हो जैसे कि दुष्यंत को, वत्सराज को रख सकते हो। धीर प्रशांत में आप युधिष्ठिर को रख सकते हो। धीरोद्वैत में आप रख सकते हो परशुराम भगवान को, दुर्योधन को, ठीक है, भीम को आप रख सकते हो इसी में, ठीक है, रावण को रख सकते हो आप। तो ये सब होते हैं धीरोद्वैत। तो आपसे पूछते हैं नाटक का नायक कैसा होना चाहिए? किसी भी नाटक का जो नायक होता है वो धीरोदात्त नायक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ वृत्ति, क्षमाशील, अहंकार शून्य, दयापूर्ण, गंभीर नायक किस श्रेणी में आते हैं? तो इस प्रकार के नायकों को हम लोग धीरोदात्त नायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, नायकों के जिस प्रकार से कई प्रकार होते हैं उसी प्रकार से नायिकाओं के भी कई प्रकार होते हैं। तो ये यहाँ से भी नायिकाओं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि नायिका जो होती हैं उन पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। नाटक, फिल्म या अन्य कला प्रस्तुति में अपने किरदार या चरित्र को जो निभाते हैं उसमें एक होता है नायक और एक होता है नायिका। नायिका जो होती है स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, और नायक जो होता है वो पुल्लिंग वाला होता है, ठीक है। और स्त्री में खास करके यौवन हो, उस स्त्री दिखने में अच्छी हो, रूप उसका अच्छा हो, कुल अच्छे कुल की हो, ठीक है, प्रेम करने वाली हो, सील उसके अंदर हो, गुण हो, वैभव हो और आभूषण से संपन्न हो। स्त्री चरित्रों में खास करके मुख्य रूप से चरित्र नायक कहते हैं। चरित्र को नायिका भी कहा जाता है। खास करके मुख्य प्रधान स्त्री में अगर चरित्र स्त्री का ठीक है तो अच्छी नायिका मानी जाती है वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्त्री गुणों से परिपूर्ण हो, प्रतिभाशाली हो, मृदुभाषी हो, सौंदर्यशाली हो, मर्मज्ञ हो, साहित्य की जानकार हो, ठीक है, तो वो नायिका अच्छी मानी जाती है। नायिका शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के नायक शब्द से हुई। नायक में जब आप टाप जो है इत्तो प्रत्यय लगाते हैं तो बनती है नायिका, ठीक है। और इस नायिका का मतलब होता है पत्नी, मतलब कि स्वामिनी। साहित्य शास्त्र में किसी भी नाटक की प्रधान पात्री या श्रृंगार रस में पुरुष से संबंध रखने वाली पात्री जो होती है, जिसके धर्म के विचार से 3 भेद यानी स्वकीया, परकीया और सामान्य होते हैं। सामान्य स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और सामान्य नायिका, ठीक है। और स्वभाव के अनुसार उत्तमा, मध्यमा और अधमा, ये सब एक प्रकार से नायिका के प्रकार होते हैं। नायिका के रूप की अगर बात की जाए तो नायिका का रूप जो है अत्यंत मनोहारी होता है। किसी भी आप मूवी देखते तो मूवी में जो हीरोइन होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी अच्छी होती है। हर मामले में उसके विचार भी सबसे अच्छे होते हैं। वो सभी को से दया करती है, सभी से प्रेम की भावना रखती है, किसी से झूठ नहीं बोलती है, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट की भावना नहीं रखती है। तो वो नायिका जो होती है वो होती है, ठीक है। कुछ जो है नायिकाओं के बारे में जैसे पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी, ये सब जो है जैविक विशेषताओं के आधार पर नायिका के प्रकार बताए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नायिका के कई प्रकार हैं, ठीक है। नायिका खास करके आधुनिक नायिकाओं की श्रेणियों में कई सारी नायिकाएं होती हैं। कुछ गृहस्थ नायिकाएं हैं, कुछ प्रेमिकाएं हैं, कुछ अन्य नायिकाएं हैं। तो गृहस्थ नायिकाओं में सफल गृहस्थ नायिकाएं हैं, कुछ असफल गृहस्थ नायिकाएं। तो बड़ा लंबा कैटेगराइजेशन है। नायिका भेद में आप देखते हैं तो बहुत सारी नायिकाएं होती हैं। काम शास्त्र के अनुसार अगर देखें नायिकाओं का वर्गीकरण तो एक पद्मिनी, एक चित्रिणी, एक शंखिनी और एक हस्तिनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें भारत जो एक प्रकार से भारत के जो आचार्य हुए उन लोगों ने प्रकृति के अनुसार, अवस्था के अनुसार और कर्म के अनुसार नायिकाओं का विभाजन किया है। प्रकृति के अनुसार 3 तरीके की नायिका होती हैं। एक होती है उत्तमा, एक होती है मध्यमा, एक होती है अधमा। अवस्था के अनुसार कई प्रकार की नायिका होती हैं। एक होती प्रेषित, एक होती खंडिता, एक होती हैं कालहांतरिता, एक होती हैं विप्रलब्धा, एक होती हैं विरोहोत्कंठिता, एक होती है
जो है वासक सज्जा एक होती है, स्वाधीन एक होती है अभिसारिका, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारी नायिका, प्रोसित पातिका एक होती है स्वाधीन पातिका, ठीक है। तो ये सब नायिकाएँ होती हैं। इसके अलावा कर्म के अनुसार नायिकाएँ भी 3 प्रकार की होती हैं, स्वकीया, परकीया और सामान्य, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से अच्छा आयु के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 प्रकार की नायिका होती है, एक होती है मुग्धा, एक होती है मध्या और एक होती है प्रौढ़ा। और नायक प्रेम के अनुसार अगर देखेंगे तो ज्येष्ठा और कनिष्ठा होती है। जो ज़्यादा प्रेम करती है नायक को वो एक प्रकार से ज्येष्ठा कहलाती हैं, जो कम प्रेम करती हैं वो कनिष्ठा कहलाती है। तो इस प्रकार से अच्छा जो उत्तमा नायिका होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, समझिए नायिका के बारे में समझ लीजिए। जो प्रकृति के अनुसार नायिका होती हैं उसमें उत्तमा होती है। उत्तमा मतलब होता है अनासक्त नायक का हित चाहने वाली जो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं उत्तमा, ठीक है। दूसरी बात मध्यमा जो होती है नायक के अनुसार हित अहित करने वाली होती है। और तीसरी जो होती है अधमा, अधमा नायिका जो होती है वो नायक द्वारा हित करने पर भी उसका अहित ही करने वाली होती है, वो होती है अधमा नायिका। अधमा नायिका बिल्कुल बेकार मानी जाती है। मध्यमा कुछ चलाऊँ है, लेकिन उत्तमा जो होती है वो बेस्ट होती है। क्लियर। इसके अलावा जो अवस्था के अनुसार हमने नायिका बताई उसमें पहली होती है प्रोसित पतिका नायिका। प्रोसित पतिका जो नायिका होती है जिसका पति जो प्रदेश में गया होता है उसको बोलते हैं प्रोसित पतिका नायिका। दूसरी नायिका होती है खंडिता नायिका। खंडिता नायिका जो होती है पराशक्त नायक को देख करके ईर्ष्यायुक्त होती है, ठीक है। अगर नायक किसी दूसरे को एक प्रकार से प्रेम कर रहा होता तो उस समय बड़ा दुख होता है, ईर्ष्या होती है खंडिता नायिका को, तो होती खंडिता नायिका। तीसरी नायिका होती है कलहांतरिता नायिका। ये सब कविताओं में कई सारे लोग वर्णन करते हैं तो पूछते कहा जाता है कि मुग्धा नायिका यहाँ पर हैं, यहाँ पर प्रोसित पतिका हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जो कलहांतरिता नायिका है वो नायक से कलह करके पश्चाताप करती है, मतलब नायक से झगड़ा करती है और उसके बाद में फिर विलाप करती है कि नायक हमारे बिछड़ गए, उस समय की स्थिति। चौथी नायिका होती है उसका नाम है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा नायिका जो होती है वो निश्चित स्थान पर नायक के न आने से अपमानित अपने आप को महसूस करती है, ठीक है। कहीं पर उसके पति को भी जाना था और पार्टी में केवल पत्नी ही गई है, पति नहीं पहुंचा है, तो लज्जित सा महसूस करती है। तो उस स्थिति में वो इस नायिका होती है विप्रलब्धा। इसके अलावा पांचवी नायिका होती है विरहोत्कंठिता नायिका। नायक के ना आने से बहुत चिंतित हो जाती है और विरह में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो वो होती है विरहोत्कंठिता। और छठी नायिका होती है वासक सज्जा। वासक सज्जा मतलब होता है नायक के आने से पूर्व श्रृंगार कर लेने वाली स्त्री, कि भाई अब हमारे पति देव आ रहे हैं, उनसे पहले हम जो है अपना मेकअप वॉकअप करके एकदम से उनके सामने प्रस्तुत होना है, तो वो नायिका होती है जो है वासक सज्जा। सातवें प्रकार की जो नायिका है वो होती है स्वाधीन पतिका। स्वाधीन पतिका जो होती है अपने गुणों से नायक को अपने अधीन कर देने वाली जो नायिका होती है, कि इतनी ज़्यादा सुंदर हो या इतने ज़्यादा एक प्रकार से काम काज करने वाली हो, इतना ज़्यादा सेवा पाती करने वाली हो, देख रेख करने वाली हो, नायिकाओं के अंदर ये सब क्वालिटियाँ होती है। तो नायक अपने आप जो भी नायिका कहती है वो करते हैं, तो वो होती हैं मतलब जो नायिका अपने बस में कर लेती है नायकों को, ठीक है, किसी भी अपने टैलेंट के बल पर, वो होती हैं स्वाधीन पतिका, ठीक है, जो अपने पतियों को अपने अधीन कर लेती हैं। आठवीं प्रकार की जो नायिका होती हैं अवस्था के अनुसार वो होती है अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका की बात की है तो संकेत स्थल पर जाने वाली जो नायिका होती हैं वो होती हैं एक प्रकार से अभिसारिका नायिका, ठीक है। अवस्था के अनुसार जो होती हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। आस्वस्थानुसार तो उसमें वैश्या, कुलजा और प्रेस्या, ये 3 प्रकार की नायिका होती हैं, ठीक है। कुलजा मतलब होता है नायक नायिका का संबंध वैध यानी लोक वेद सम्मत तरीके से वैवाहिक संबंध से हुआ है, उनको बोलते हैं कुलजा नायिका, ठीक है। स्वाकिया जिसको आप बोलते हो, ठीक है, स्वाकिया नायिका जो होती है वही होती है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी होती हैं परकीया नायिका, यानी जिसको आप प्रेस्या बोलते हैं। तो प्रेस्या जो होती हैं वो अवैध अर्थात लोक विरुद्ध स्वतंत्र प्रेम का संबंध जो होता है नायिका जो होती हैं वो परकीया होती हैं, जो समाज नहीं मानता जिनको, ठीक है, समाज जो है उसका विरोध करता है उस प्रकार के प्रेम का, तो वो प्रेम अगर आप करते हैं, ठीक है, जैसे शादी होगी उसके बाद भी आप प्रेम करते हैं, समाज उस वैध का तरीका नहीं समाज में। एक होती है सामान्य नायिका जिसको आप वैश्या बोलते हैं। संबंधों में प्रेम का आदान प्रदान ना होकर के केवल व्यवसायिक होता है नायिका, सामान्य नायिका वो कहलाती है सामान्य, ठीक है। मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, ये सब नायिका कई प्रकार की नायिका होती है। हम नायिकाओं में बताएंगे तो लगभग 1 घंटे उसी में चला जाएगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं तीव्र गति से। हम साहित्य में स्त्री चरित्रों में मुख्य प्रधान चरित्र को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं नायिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नायिका सर्वप्रथम कितने प्रकार की मानी गई हैं? नायिका सबसे पहले 2 प्रकार की मानी गई हैं, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से नायिका की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? नायिका की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं भैया? 8 अवस्थाएं नायिका की मानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वाकिया नायिका कितने भेद होते हैं? स्वाकिया नायिका के कितने भेद होते हैं?
तो स्वाकिया नायिका के कितने भेद होते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामान्य यानी कि सामान्य स्त्री निम्न में से कौन सी होती है, दूसरे की विवाहिता या अविवाहिता, कन्या या राजकन्या, गणिका या वैश्या। तो जो वैश्या होती है, ठीक है, या गणिका जो होती है, या अच्छा सामान्य स्त्री, सामान्य की बात किया था, तो सामान्य जो होता है वो एक प्रकार से वो वैश्या होती है। अविवाहिता कन्या जरूर होती है, लेकिन एक प्रकार से वैश्या, सामान्य को वैश्या कहा भी जाता है खास करके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लगा सकते हो गणिका या वैश्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र में चलते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से बनने वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। फटाफट से आप देखिएगा पाश्चात्य काव्य से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि दार्शनिक, प्रश्न क्या है, प्रश्न दार्शनिक प्लेटो को किन किन विषयों का ज्ञान था। बताएं सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे। प्लेटो को किन किन विषयों का ज्ञान था भाई, फटाफट से आप बताएंगे। प्लेटो को किन किन विषयों का ज्ञान था भाई, दर्शन का, गणित का, नीति शास्त्र का, सभी का ज्ञान था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कविता शोक, प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, एक मिनट। कविता शोक, दुख, क्रोध और वासना को उभारती है, यह कथन किसका है। तो कविता जो होती है शोक, दुख, क्रोध और वासना को उभारती है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। प्लेटो का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो के अनुसार अनुकरण एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो अलग है विचार से, मनोरंजन से, रचनात्मकता से या भावना से। तो प्लेटो के अनुसार अनुकरण एक यांत्रिक क्रिया है जो अलग है, किससे अलग है भाई, जो किससे अलग है, जो अलग किससे है, फटाफट से आप बताएंगे। जो अलग है रचनात्मकता से, तो अनुकरण एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो रचनात्मकता से अलग है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। महान दार्शनिक प्लेटो निम्न में से किस कारण से प्रसिद्ध हुए हैं, बताएं। तो प्लेटो जो है किस कारण से प्रसिद्ध हुए, राजनीति के कारण, या अपने मौलिक चिंतन के कारण, या अपने धर्म के कारण, या फिर अपनी कलाकृति के कारण। तो जो अरस्तु फेमस हुए हैं वो अपने मौलिक चिंतन के कारण से फेमस हुए हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के काव्य का एक प्रयोजन यह भी था, प्रसिद्ध होना, कल्पना करना, शिक्षा देना या समय पास करना। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्लेटो के काव्य का एक प्रयोजन यह भी था, क्या प्रयोजन था प्लेटो के काव्य का, प्लेटो के काव्य का यह भी प्रयोजन था, क्या करना, शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट है, क्योंकि उस समय जब प्लेटो लिख रहे थे उस समय शिक्षित समाज नहीं हुआ करता था। प्लेटो जो है वो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, ठीक है, वो ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं, दार्शनिक राज्य की कल्पना करते हैं, दार्शनिक राजा की बात करते हैं। ऐसा राजा जो पढ़ा लिखा होगा, अगर शासक ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जनता कैसे पढ़े लिखेगी, और पढ़ने लिखने का महत्व वही व्यक्ति समझेगा जो पढ़ा लिखा होगा। तो ये चीज़ें प्लेटो स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व के आंतरिक तत्व हैं, बौद्धिक या ऊर्जस्वी। बताएं। तो प्लेटो के अनुसार मानव के व्यक्तित्व के आंतरिक तत्व में खास करके ये दोनों शामिल हैं, बौद्धिक और जो है ऊर्जस्वी दोनों। ऑप्शन नंबर सा लगा देंगे, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्लेटो ने काव्य का हेतु माना है, प्लेटो ने काव्य का हेतु क्या माना है, फटाफट से आप बताएंगे। प्लेटो ने काव्य का हेतु क्या माना है, दैवीय प्रेरणा को काव्य का हेतु माना है, कि जो एक प्रकार से दैवीय प्रेरणा जो होती है वही व्यक्ति कविताएं कर पाता है, सभी के बस की बात नहीं होती है। यानी एक प्रकार से कविताओं करने का जो एक प्रकार से प्रेरणा होती है, या जो एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है, वो देवों से मिलता है, भगवान से मिलता है। काव्य की भाई ये व्यक्ति काव्य रचनाएं करेगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्य को जगत की मिथ्या अनुकृति एवं सत्य से दूर मानने वाले दार्शनिक कौन थे। तो काव्य को जगत की मिथ्या अनुकृति और सत्य से दूर मानने वाले जो दार्शनिक थे वो प्लेटो ही थे। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा।
आपको बता दूं प्लेटो जो थे वो आत्मवादी या प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। ओके। और जो है वो आदर्शवादी विचारक हैं। प्लेटो आदर्शवाद की विचारधारा देते हैं। अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है, बड़ा फेमस है। प्लेटो जो थे वो किसके शिष्य थे? प्लेटो जो थे वो जो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर सिकंदर। और प्लेटो किसका शिष्य था? तो प्लेटो किसके शिष्य थे भाई? सुकरात के शिष्य थे। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आगे देखिएगा, कॉलरिज का पूरा और सही नाम क्या है? बताएं, कॉलरिज का पूरा और सही नाम क्या है? कॉलरिज की जो सिद्धांत है वो कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत जो है वो कॉलरिज महोदय ने दिया था। ठीक है, कॉलरिज महोदय की अगर बात की जाए तो प्रश्न क्या पूछा गया? कॉलरिज का पूरा और सही नाम क्या है? तो कॉलरिज का पूरा नाम क्या है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। कॉलरिज का पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। क्या नाम है? सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये कॉलरिज का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कॉलरिज ने लेक पॉइंट्स की स्थापना किसके साथ मिलकर के की? तो लेक पॉइंट्स की स्थापना किसके साथ मिलकर के की कॉलरिज ने? तो किसके साथ मिलकर के की थी भाई? बताएं। विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउथी के साथ मिलकर के इन्होंने कॉलरिज ने लेक पॉइंट्स की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कल्पना निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? प्रकृति का वरदान है कल्पना, या रहस्यमय शक्ति है कल्पना, या फिर कल्पना एक दिव्य दृष्टि होती है, या फिर ये सभी चीज़ें कल्पना होती हैं? तो कल्पना के सिद्धांत ही देता है एक प्रकार से कॉलरिज, और ख़ास करके कहा जाता है कल्पना के संबंध में कॉलरिज कहता है कि स्पष्ट रूप से संसार में दो शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक शक्ति वो जो दूसरे के संबंध में क्रियाशील और निष्क्रिय होती है, और कार्य बिना किसी मध्यस्थ शक्ति के संभव एक प्रकार से नहीं है, जो एक साथ सक्रिय भी हैं और निष्क्रिय भी हैं। दर्शन में इस मध्यस्थ शक्ति को कल्पना की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में अगर इसी को कहें तो कल्पना जो होती है वो ईश्वरीय शक्ति है, जिसका प्रधान गुण सृजन होता है। श्रेष्ठ काव्य के लिए कल्पना परम आवश्यक होती है। कल्पना के द्वारा ही काव्य जो होता है हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव प्राणी बनता है। कल्पना हृदय और बुद्धि तथा अंतर जगत और बाह्य जगत में भी समन्वय करती है। कल्पना सृजन के साथ साथ विरोधी तत्वों में समन्वय भी करती है। ठीक है, तो ये होती है कल्पना। मनुष्य की वह क्षमता जो रचना करने के लिए सृजन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है, वह फैंटेसी कहलाती है। ठीक है, फैंटेसी जो होती है अनुभव की कन्या, और कविता फैंटेसी की पुत्री होती है। ठीक है, तो फैंटेसी अनुभव की कन्या होती है और कविता फैंटेसी की पुत्री होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से कथन कहा था किसने? जो है डर महोदय ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस प्रकार से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। तो कल्पना निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो कल्पना जो होती है वो क्या है भाई? वो प्रकृति का वरदान भी है, रहस्यमय शक्ति भी है और दिव्य दृष्टि भी है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्री मतलब 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, यानी हाथ जो होता है, त्वचा आपकी वो, एक कान, एक आपका नाक, एक आँख। ठीक है, तो आँख, कान, नाक, जीभ। ठीक है, 4 और एक त्वचा, 5। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होने वाले बोध को व्यवस्था में ढालने का कार्य करती है कल्पना, फैंटेसी, कविता या फिर रचना। तो बताएं, इंद्रियों के द्वारा होने वाले बोध को या इंद्रियों के द्वारा जो जानकारी मिलती है उसी को व्यवस्था में ढालने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? वो कल्पना करती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना का मुख्य गुण क्या है? सौंदर्य बोध, रचनाशीलता, वास्तविकता या अनुभूति? तो कल्पना का मुख्य गुण होता है रचनाशीलता। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन जो है इनमें से सत्य है, बाकी 3 कथन जो है असत्य हैं। बताएं कौन सा कथन सत्य है? तो 3 कथन इनमें से कौन सा सत्य है भाई? बताएं फटाफट से। तो इनमें से जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना का संबंध मन और आत्मा से होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना के मुख्य रूप हैं। कल्पना के मुख्य रूप कौन कौन से हैं भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो कल्पना के मुख्य रूप होते हैं प्रारंभिक कल्पना और अनुषंगी कल्पना। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कल्पना के विषय में कॉलरिज का ये कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है कॉलरिज का कल्पना के विषय में? देखिए, कॉलरिज कहते हैं कि श्रेष्ठ काव्य के लिए कल्पना करना परमावश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है। कल्पना ईश्वरीय शक्ति है जिसका प्रधान गुण सृजन होता है, ये भी बात गई। कल्पना सृजन के साथ विरोधी तत्वों में समन्वय भी करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी चीज़ें कल्पना के विषय में कॉलरिज का कथन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने कल्पना के बारे में समझा।
ठीक है, कल्पना सिद्धांत के बारे में समझा। ओके, और कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत दिया था किसने? ठीक है, कॉलिंस ने। वर्ड्सवर्थ की बात की तो काव्य भाषा पर चर्चा करते हैं। वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को जन्म होता है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में इनका जन्म होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु 1850 में होती है, 1770 में पैदा होते हैं। ठीक है, और बात करें वर्ड्सवर्थ की तो खास करके ये 20 वर्ष की उम्र में 1790 ईस्वी में ये फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत के पैदल यात्रा कर डाली थी और इनके मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था। आल्प्स की प्राकृतिक सुषमा ने उनकी सौंदर्य भावना को प्रभावित किया और फ्रांस की राजक्रांति के परिणाम स्वरूप इनकी आलोचना प्रभावित होती। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त कवि रहे। अंग्रेजी कवियों में खास करके विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा फेमस भी रहा है। ओके, काव्य भाषा के सिद्धांत देते हैं वर्ड्सवर्थ और काव्य में ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए बताते हैं। कहते हैं गद्य और पद्य में समान भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ जो है प्राचीन कवियों की वेशभूषा को कृत्रिम और आडंबरपूर्ण नहीं मानते हैं। आडंबरवाद और कृत्रिमतावाद बाद में खास करके कवियों की देन है, ये पहले नहीं था। छंद विधान में कहते हैं कि कविता को छंदमयी एक प्रकार से होना चाहिए, बिना छंद की कोई कविता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा छंद के प्रयोग से कविता विषम, सम, संतुलित और आनंद देने वाली हो जाती है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य जो होता है प्रबल भावों का सहज उच्छलन होता है और काव्य के प्रयोग पर विचार करते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य केवल अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, काव्य केवल अभिव्यक्ति नहीं होता है, काव्य एक प्रकार से क्या होता है? काव्य जो होता है मनुष्य के मानसिक नैतिक स्वास्थ्य तथा सुख का साधन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वर्ड्सवर्थ एक प्रकार से बड़े फेमस विद्वान रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म होता है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स का रचना काल माना जाता है, बताएं। रचना काल रिचर्ड्स का क्या माना जाता है? फटाफट से आप बताएंगे, बताइएगा। अच्छा, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक हैं वर्ड्सवर्थ, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, बताएं प्रश्न क्या दिया हुआ है? अच्छा, रिचर्ड्स के बारे में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बता दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ भी बड़े फेमस व्यक्ति हैं, बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न उसका आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। रिचर्ड्स की अगर बात की तो रिचर्ड्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो रिचर्ड्स जो हैं इनका जन्म 26 फरवरी को हुआ था 1893 में। ठीक है, अंग्रेजी के ही ये भी साहित्यकार हैं और समालोचक हैं, वक्ता हैं और मूल्यवादी समीक्षकों में इनका नाम लिया जाता है। पाश्चात्य समीक्षकों में रिचर्ड्स का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान में गहरी रुचि थी इनकी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने कई वर्षों तक अंग्रेजी का प्रोफेशन वहाँ पर, मतलब प्रोफेसर रहे अंग्रेजी के वहाँ पर। कहाँ पर भाई? तो एक प्रकार से किस उसमें रहे, तो मैंने आपको बताया था अभी उनका उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संप्रेषण का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत जो है इन्होंने दिए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? इनका रचना काल, तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रिचर्ड्स का रचना काल क्या है, बताएं। तो रिचर्ड्स के रचना काल की अगर बात की जाए तो इनका रचना काल है 1924 से 1936 के मध्य। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। ओके, 1924 से 1936 के बीच में इनका रचना काल माना जाता है और लगभग 1 दर्जन ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये इनका एक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य पर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ता है रिचर्ड्स का, संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत का। रामचंद्र शुक्ल जो है रिचर्ड्स के सिद्धांतों के समर्थक भी रहे हैं, प्रशंसक भी रहे हैं। चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मूल्यवादी समीक्षक रहे हैं और रिचर्ड्स भी रहे हैं, तो रिचर्ड्स जो हैं उनके सिद्धांतों का बखान करते हैं आचार्य शुक्ल भी। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल जिसका बखान करते हैं आपको उनमें संशय की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत को क्या कहते हैं? रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत को हम लोग सिनेस्थेसिस का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने ब्रैडले के किस सिद्धांत का खंडन किया? तो ब्रैडले के किस सिद्धांत का खंडन किया रिचर्ड्स ने? तो कला के लिए सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध किससे है? तो रिचर्ड्स के अनुसार मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का जो संबंध है वो किससे है भाई? वो होता है मानसिक उद्वेगों से। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार कला का गुण क्या है? तो रिचर्ड्स जो है कला के गुण को बताते हुए कहते हैं कि कला का गुण जो होता है संतुलन और समन्वय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है रिचर्ड्स के अनुसार साहित्य समीक्षा का सिद्धांत किन दो स्तंभों पर टिका हुआ है। तो दो स्तंभ कौन से हैं जिस पर साहित्य समीक्षा का सिद्धांत जो है वो मूल रूप से टिका हुआ है। मूल्य और संप्रेषण, मूल्य और संप्रेषण पर ही समीक्षा का जो सिद्धांत है वो टिका हुआ है। दो खंभे हैं, एक मूल्य का खंभा और एक संप्रेषण का खंभा, जिस पर समीक्षा रूपी छत जो है वो टंगी हुई, साहित्य समीक्षा का छत जो है वो उस पर टंगा हुआ है। अगला प्रश्न, कलाएं हमारे संचित मूल्यों के भंडार हैं, यह कथन किसका है। तो कलाएं हमारे संचित मूल्यों का भंडार है, यह कथन किसने कहा था। यह कथन कहा था रिचर्ड्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिचर्ड्स की दृष्टि में नैतिकता क्या है। तो रिचर्ड्स की दृष्टि में नैतिकता जो होती है वो दुनियादारी ही नैतिकता होती है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। टी.एस. इलियट से रिलेटेड है, बताएं। टी.एस. इलियट की बात की तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है टी.एस. इलियट का, ठीक है। और साहित्य और दर्शन के गहन अध्येता रहे हैं, कवि भी रहे हैं, सुप्रसिद्ध समीक्षक भी रहे हैं टी.एस. इलियट, ठीक है। ध्यान रखिए 26 सितंबर को 1888 में इनका जन्म होता है। सेंट लुई मिसौरी में इनका जन्म होता है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली समीक्षकों में इनका नाम गिना जाता है। कवि भी हैं, कविता भी बहुत सारी की है, समीक्षा भी बहुत सारी की है इन्होंने, और कई मामलों में विवादास्पद भी जो है इनका विचार रहा है, ठीक है। इलियट को 1948 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो महान अंग्रेजी साहित्यिक विभूतियों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। नाटक भी लिखा, कविता भी लिखी, आलोचना भी लिखा, तीनों क्षेत्रों में इनको ख्याति प्राप्त है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री इन्होंने ही दी थी, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ठीक है। क्योंकि जहाँ एक तरफ व्यक्तिवादी विचार जो है एक तरफ भाग रही थी, वहीं पर निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत देकर के इन्होंने ये बताया कि भाई अभिव्यक्ति जो होते हैं, अभिव्यक्ति का भाव वैयक्तिक होते हैं और कभी अपने को प्रकृति के प्रति समर्पित किए बिना निर्वैयक्तिक हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रकृति को भी साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। प्रश्न है इलियट के शब्दों में क्लासिकवादी का अर्थ क्या है। क्लासिकवादी का क्या अर्थ है। तो क्लासिकवादी का अर्थ क्या है इलियट के अनुसार। इलियट के अनुसार क्लासिकवादी का मतलब होता है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलियट का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई। इलियट का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सेंट लुई मिसौरी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इनका बा करेक्ट आंसर, सेंट लुई मिसौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियट को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था। तो इलियट को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था भाई। वो मिला था इनको 1948 में। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है टी.एस. इलियट के अनुसार क्लासिकवाद के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो क्लासिकवाद के लिए शरीर की प्रवणता भी आवश्यक है, इसके अलावा मस्तिष्क की प्रवणता आवश्यक है और भाषा की भी प्रवणता आवश्यक है। जब तक शरीर, मस्तिष्क और भाषा की प्रवणता नहीं होगी तब तक जो है आप क्लासिकवादी नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके विरोध में किया गया था। तो निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया है वो किसके विरोध में किया गया था। वो किसके विरोध में किया गया था भैया। वो किया गया था रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के बीच में। क्योंकि इस समय व्यक्तिवादिता बहुत सांपी थी, हर तरफ व्यक्तिवाद की बात ही चल रही थी, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, इसी की बात लगातार, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, समानता, स्वतंत्रता के नाम पर जो मर्जी आता था लोग लिखते थे, बोलते थे। तो उसके विरोध में इन्होंने लिखा। चूँकि रोमांटिसिज्म उस समय अपने पीक पर था जिस समय ये आए। इलियट ने निर्वैयक्तिकता के कितने रूप बताए हैं। तो इलियट ने निर्वैयक्तिकता के मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो इलियट ने 2 रूप बताए हैं निर्वैयक्तिकता के। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सृष्टि का कर्ता कौन है। सृष्टि का कर्ता कौन है भाई, फटाफट से बताएंगे। विष्णु, शिव, ईश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सृष्टि के कर्ता कौन है। कर्ता ईश्वर जो है सृष्टि के कर्ता हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, 2 रूप होते निर्वैयक्तिकता के। इलियट ने बताया था 1944 में मीट्स पर ये भाषण दे रहे थे और उसी समय उन्होंने निर्वैयक्तिकता के 2 अर्थ बताए थे। एक कुशल शिल्पी निर्वैयक्तिकता और एक होता है वास्तविक सृष्टा निर्वैयक्तिकता, ठीक है। पहली यानी कुशल शिल्पी निर्वैयक्तिकता का संबंध जो है शिल्प के साथ है और वास्तविक सृष्टा नैतिकता का निर्वैयक्तिकता का जो संबंध है वो सृजन के साथ होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है यूनानी काव्यलोचन का शिक्षक किसे माना जाता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है भाई, यूनानी काव्यलोचन का शिक्षक किसे माना जाता है। तो किसको मानते हैं आप, बताएं। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, लोनजाइनस, प्लेटो या अरस्तु। तो किसको मानते हैं, लोनजाइनस को मानते हैं।
अच्छा, लोनजाइनस का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? औदात्य का सिद्धांत है, ठीक है, या उदात्त का सिद्धांत जो है लोनजाइनस का है। लोनजाइनस कब और कहाँ पर हुए थे इसका निश्चित कोई जन्म का इनका आधार नहीं है, लेकिन कुछ लोग इनका जन्म जो है यूनान में बताते हैं कि भाई यूनान में इनका जन्म होता है लोनजाइनस का। ईसा की प्रथम शताब्दी या तीसरी शताब्दी में इनका जन्म होता है। और लोनजाइनस जो है होते हैं उदात्त सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अरस्तु और प्लेटो के बाद में ये आते हैं, और अरस्तु और प्लेटो के दोनों विचारों का एक प्रकार से उनको साथ भी मिल लेते हैं, कुछ विचारों का खंडन भी करते हैं, उसके बाद में अपना विचार देते हैं। और ख़ास करके लोनजाइनस का जो उदात्त का संबंध है वो कहते हैं कि वह वाणी का ऐसा वैशिष्ट और चरमोत्कर्ष होता है जिससे क्या होता है, महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिलता है। लोनजाइनस जो हैं वो एक प्रकार से कविता में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके बताना ही उदात्त की भावना होती है। मतलब कि काव्य या साहित्य का चरम उद्देश्य चरमोल्लास होता है, और मतलब और पाठक या श्रोता को वेदांतर शून्य बनाना होता है। मतलब एक प्रकार से जो कविता है उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखना, उदात्त की भावना उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और ये मुख्य रूप से इसके कई तत्व बताते हैं, चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। शब्द आडंबर, बाह्य आडंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए प्रश्न है, यूनानी काव्यलोचन का शिक्षक किसे माना जाता है? लोनजाइनस को। अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति के रचयिता कौन है? तो वो हैं लोनजाइनस। ध्यान रखेंगे इस बात को, लोनजाइनस ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, उदात्त या औदात्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो लोनजाइनस हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, लोनजाइनस ने उदात्त प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया? तो लोनजाइनस ने उदात्त के प्रतिपादन या उदात्त सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय दिया है वो किसको दिया है? वो उन्होंने दिया है जो है कैसिलियस को। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, लोनजाइनस ने काव्य के मुख्य उद्देश्य माने हैं शिक्षा प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, या अपने विचार पाठकों पर आरोपित करना, या फिर ये सभी। तो लोनजाइनस ने जो काव्य का उद्देश्य माना है वो क्या माना है? लोनजाइनस ने काव्य का उद्देश्य माना है आनंद प्राप्त करना, शिक्षा प्रदान करना, और अपने विचार को पाठकों पर थोपना या आरोपित करना। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह प्राणी का ऐसा वैशिष्ट और चरमोत्कर्ष है जिससे मानव या महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिलता है। यह मत किसका है और किसके विषय में ये बातें कही गई हैं? तो ये मत किसका है भाई? ये मत है किसका? ये मत है लोनजाइनस के उदात्त के विषय में बातें कहेंगे। लोनजाइनस का मत है और उदात्त के विषय में बातें बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, होमर की पुस्तक कौन सी? होमर की पुस्तक कौन सी भाई? होमर एक जो है भूगोलवेत्ता भी हैं और एक दार्शनिक भी हैं होमर। तो होमर की बात की जाए तो इलियड और ओडिसी, ये दो पुस्तकें इनकी है, बड़ी फेमस हैं, इलियड और ओडिसी। ऑप्शन नंबर सा में दिया आ और बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल में भी इनका बड़ा योगदान है। यात्री थे होमर और इलियड। मतलब इलियड और ओडिसी इनकी पुस्तक है और ये भूगोल में यात्रियों के रूप में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोनजाइनस का समय माना जाता है। लोनजाइनस का समय जो है कितना माना जाता है भाई? लोनजाइनस का समय जो माना जाता है वो प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी मानते हैं कि इसी समय इनका जन्म हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसके मतानुसार अलंकार का संबंध मनोविज्ञान से है? तो अलंकार का संविधान मनोविज्ञान से है, ऐसा लोनजाइनस ही बताते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदात्त निबंध किस रचनाकार की रचना है? तो उदात्त निबंध जो है वो किसकी रचना है? उदात्त निबंध जो रचना है वो कैसिलियस की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझा जाना, ठीक है। तो विस्तार से आप लोगों ने देखा, लगभग हमने जो है हिंदी जो साहित्य शास्त्र था उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया, विस्तार से समझाया। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई ये चीज़ें। अब बाकी जो है मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो एक प्रकार से क्वेश्चंस हो चुके हैं ये सब आप देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 इससे पहले अवेलेबल था, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 की वीडियो का थंबनेल कुछ ऐसा होगा और पार्ट 2 के थंबनेल में क्या होगा? पार्ट 2 के थंबनेल में यहाँ पर मैं पार्ट 2 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पार्ट 2 लिख दूंगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा पार्ट 2 वाला थंबनेल। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यानी आज का वीडियो पार्ट 2 है और इससे पहले जो कल वाला वीडियो था वो पार्ट 1 था। क्लियर? ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। अच्छा, हिंदी आलोचना का विकास अभी हमको पढ़ना है। हिंदी आलोचना के विकास से बनने वाले प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसकी वीडियो जब आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और क्लास इसी प्रकार से होगी, ठीक है। उसमें भी विस्तार से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।